बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से भी क्लिक करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 22.1 क्वेश्चन नंबर 4 जी। एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहा जा रहा है इसमें। क्लासिफाई रिस्पॉन्सेस ऑफ 40 फैमिलीज ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली दे स्पेंड वेकेशंस आउट ऑफ सिटी इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें हमें देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है और हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना है। तो क्लास यहाँ पर जो है 40 फैमिलीज की बात की जा रही है क्वेश्चन में कि 40 फैमिलीज के रिस्पॉन्सेस क्या क्या आते हैं अगर जो है वो एक ग्रुप बनाकर जो है वो जाएं आउट ऑफ सिटी का विजिट करने। वेकेशंस जो होती है ना, जो बच्चों की जो 2 महीने की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां, जो भी छुट्टियां आप ले सकते हैं, उन छुट्टियों को गुजारने के लिए अगर वो मुल्क से बाहर जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, सॉरी मुल्क से नहीं, शहर से बाहर, ठीक है, शहर से बाहर अगर वो विजिट करते हैं तो उनके रिस्पॉन्सेस क्या क्या हो सकते हैं। कितनी फैमिलीज ऐसी हैं 40 फैमिलीज में जो जाने में इंटरेस्टेड है और कितनी है जो कि नहीं है, या कितनी ऐसी फैमिली है जो बहुत ज्यादा जाती है। तो उसके लिए मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेस हमें मिले। कुछ फैमिली जो है वो बिल्कुल नहीं जाती हैं, कुछ बहुत बहुत ही कम जाती हैं, यानी कि बिल्कुल कभी कभार, और कुछ समटाइम्स कभी कभी चली जाती हैं, और कुछ जो है वो ऑफन अक्सर जाते हैं, ऑफन का मतलब है अक्सर, और कुछ ऑलवेज, यानी कि जब जब छुट्टियां होती है, जब जब वो शहर से बाहर विजिट करने जाते हैं। ठीक है, तो प्लस अब इसमें देखिए डाटा हमें दिया हुआ था, इसमें तकरीबन कोई 4 तरह के रिस्पॉन्सेज हमें मिले। नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, 5 तरह के रिस्पॉन्सेस में हमें मिले। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर डाटा को अरेंज करके लिख लिया है। यानी कि शुरू में मैंने सारे नेवर वाले ले लिए, फिर रेयरली ले लिए, उसके बाद समटाइम्स, समटाइम्स के बाद ऑफन, और ऑफन के बाद मैंने यहाँ पर ऑलवेज को अरेंज कर लिया है। आप भी इसी तरीके से डाटा को अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस तरतीब से मैंने अरेंज किया है आप भी उसी तरतीब से करें, आपकी मर्जी है। आप समटाइम्स भी पहले ले सकते हैं, आप ऑफन भी पहले ले सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हमें डाटा को सेम उसी तरीके से अरेंज करना है। अच्छा, अब यहाँ पर जब हमने अरेंज कर लिया तो अब डाटा को आप पहचानिए कि ये कौन सा डाटा है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो देखने से पता लग रहा है कि देख सकते हैं ये रिस्पॉन्सेस को हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, अगर नेवर को हम काउंट करें बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, समटाइम्स को भी काउंट कर सकते हैं, यानी जितने भी रिस्पॉन्सेस यहाँ पर हमें मिले हैं फैमिलीज से उन सबको काउंट किया जा सकता है। रिस्पॉन्सेस आर काउंटेबल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस डाटा इज क्वांटिटेटिव। ये डाटा हमारा क्वांटिटेटिव है। अब क्वांटिटेटिव में कौन सा डाटा है, ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? तो कंटिन्यूस आपको पता है, कंटिन्यूस जो होता है वो डेसिमल में शो होता है। इसके अलावा वहां पर मेजरमेंट की बात होती है, तो यहाँ मेजरमेंट की तो बात कोई हो नहीं रही है, सिंपल हम काउंट कर रहे हैं ना, इजीली हम काउंट कर सकते हैं डाटा को। तो इट मीन्स कि डाटा इज डिस्क्रीट डाटा। ठीक है, तो क्लास डिस्क्रीट डाटा के लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनानी है। तो इसके लिए मैंने पहला कॉलम लिया है रिस्पॉन्सेस का। देखिए उसके हिसाब से आपने एडजस्ट करना है कॉलम, डाटा के हिसाब से। ठीक है ना, डाटा में अगर आपको रिस्पॉन्सेस का कहा जा रहा है तो आप रिस्पॉन्सेस के लिहाज से बनाएंगे कॉलम, क्लासेस का जहां कहा जा रहा है तो हम क्लासेस बनाएंगे। ठीक है ना, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का कहा गया था हमने, तो हमने ट्रांसपोर्ट का कॉलम बनाया। यहाँ पर बात रिस्पॉन्सेस की हो रही है तो मैंने रिस्पॉन्सेस को शो किया है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट रिस्पॉन्सेस हमें मिले हैं 40 फैमिलीज से, जिसमें पहला रिस्पॉन्स जो मैंने लिया है वो है नेवर। तो हम यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेवर। उसके बाद अभी यहां कितने भी नेवर हो, लेकिन हमने यहां पर एक 1 टाइम ही लिखना है। ठीक है, ये वाला जो नेवर है ये तमाम नेवर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां भले कितने भी हो डाटा में, लेकिन हमने कॉलम में सिर्फ 1 टाइम ही लिखना है। उसके बाद सेकंड रिस्पॉन्स हमें क्या मिला,
रेयरली, रेयरली का मतलब होता है बहुत ही कम, कभी कभार। उसके बाद समटाइम्स, समटाइम्स के बाद फिर हमने लिया है ऑफन, और ऑफन के बाद ऑलवेज। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये हमारा फर्स्ट कॉलम तो हमने फिल कर लिया, ये हमें रिस्पांस मिले 40 फैमिली से। तो अब हम इनके बना लेते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स आपको पता है किस तरीके से बनते हैं। हम यहाँ पर डाटा में काउंट करेंगे कि नेवर जो है वो कितनी बार लिया गया रिस्पॉन्स, उसके हिसाब से हम यहाँ पर लाइन्स बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर नेवर कितनी दफा आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स जो है वो नेवर रिस्पॉन्स हमें मिला। तो यहां पर हम 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 4 बनाने के बाद हमने क्या करना है, फिफ्थ लाइन को हम इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे और बाकी की 3 लाइन्स हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं रेयरली की तरफ। तो रेयरली देखें कितनी दफा आया है, डाटा में काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो यहां पर हम 5 लाइन्स बनाएंगे टैली मार्क में, 1 2 3 4, और फिफ्थ लाइन आपको पता है इस तरीके से क्रॉस लगती है। ठीक है। उसके बाद समटाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स आर देयर समटाइम्स, काउंट द डाटा, डाटा के अंदर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। ठीक है। समटाइम्स कितनी दफा है, 10 टाइम्स। तो हम यहां पर 10 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। किस तरीके से, ऐसे पहले 4 ड्रॉ करी, फिफ्थ लाइन ऐसे, फिर ये समझ लें कि एक बंडल 5 का कंप्लीट कर लिया, फिर हमने सेकंड स्टार्ट कर दिया 3 4 5। तो इस तरीके से ये 10 लाइन्स हो गई। अब ऑफन कितने दफा लिया गया है डाटा में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 टाइम्स है। तो हम 8 टाइम्स लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3। ठीक है। उसके बाद ऑलवेज देख लेते हैं ये कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम है ऑलवेज। यहां पर हम 9 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 फिफ्थ ऐसे, और 4 लाइन्स अलग से बना लेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने टोटल 9 लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। ठीक है जी। उसके बाद अब फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, इन लाइन्स को काउंट कर कर हम यहाँ पर नंबर की फॉर्म में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी लाइन है, ये 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहां देखिएगा 5 है, यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ 5 5 के 2 बंडल है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। टोटल लाइन्स कितनी हो गई, 10। जबकि यहाँ पर 5 6 7 8 है, जबकि यहाँ पर ये 5 6 7 8 9 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। अब हम अगर इन सबका टोटल लेते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा, 8 + 5 ये हो जाएगा 13, 13 + 10 23, और 23 में जब हम 8 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 31, और 31 में जब 9 प्लस होगा तो ये टोटल हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो गया 40। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ चुकी है, टोटल 40। और टोटल फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो यहाँ = n लगा दीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास n आ गया 40। अच्छा, तो क्लास अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमसे और क्या पूछा गया था, ऑल्सो कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताना है, तो हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेंगे। लेकिन क्लास यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरह हमसे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज नहीं पूछी गई, तो उसका कॉलम हम नहीं बनाएंगे। जितनी बात पूछी गई है क्वेश्चन में बस उतने ही कॉलम आपने बनाने होंगे। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह आती है हमारी, देखें
ये आगे मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अगर हम फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारी आ जाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये किस तरह होगा, पहले हम 8 को डिवाइड करेंगे 40 से, उसके बाद 5 को डिवाइड करेंगे 40 से, ठीक है, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 40 है, एन से हमें डिवाइड करना है और हर फ्रीक्वेंसी हमने 1 बाय 1 लेते जाना है, ठीक है। यहां पर देखें, आप 10 को डिवाइड कर देंगे 40 से, इसी तरह से फिर 8 को डिवाइड कर देंगे 40 से, फिर 9 को डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने 1 बाय 1 सबको फ्रीक्वेंसी को किससे, टोटल फ्रीक्वेंसी से यहां पर डिवाइड कर दिया। अब आप ले लेंगे हाथ में कैलकुलेटर और कैलकुलेटर की हेल्प से आगे इनको डिवाइड कर करके अपने आंसर लिखते जाएंगे। जी, 80 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2, ठीक है। ये सब काम आपने किसमें करना है, कैलकुलेटर से करना है। कैलकुलेटर से डिवाइड करते जाएंगे और आंसर यहां पर लिखते जाएंगे। उसके बाद 5 को डिवाइड करेंगे हम 40 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.125, 0.125। उसके बाद 10 को जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.25। सेम इसी तरह से देखें, ये वैल्यू रिपीट हुई है, 80 डिवाइडेड बाय 40, ये भी 80 डिवाइडेड बाय 40 है, तो यही आंसर यहां कॉपी कर लें 0.2। उसके बाद 9 को जब डिवाइड करेंगे 40 से तो आंसर आएगा 0.225, 0.225, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली है। तो यहां पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। क्लास बस एक चीज का ख्याल रखा करें, जब भी आप डाटा को लिखें तो कोशिश करें कि डाटा को अरेंज कर कर ही लिखें, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लिखा है, आप वो डाटा जो स्कैटर्ड डाटा ऑलरेडी दिया हुआ होता है उस फॉर्म में नहीं लिखा करें, क्योंकि उस फॉर्म में फिर आपके लिए ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, काउंट करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई चीज कहीं लिखी होती है, कोई चीज कहीं लिखी होती है। तो यहाँ पर जब आप टैली मार्क लगाने लगते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल यहाँ पेश आती है, क्योंकि जब आप जिस चीज को लगाते जाते हैं हो सकता है कोई रह जाए बीच में। अब तो देखिए लाइन से काउंट हो रहे हैं ना एक साथ, तो इजीली काउंट किए जा सकते हैं, लेकिन अगर यही नेवर कहीं कहीं बीच में लिखे हो तो फिर इसको काउंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा कोशिश करें, बेशक थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है कि मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, 0% रह जाते हैं। 99% उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आप डाटा को अरेंज किए बगैर ही काम करते हैं तो फिर आपके मिस्टेक्स के चांसेस यूं समझ लीजिए कि 50% होते हैं। 50% चांस होता है सही भी हो जाए और 50% ये भी चांस होता है कि रॉन्ग हो जाए। तो आप रिस्क पे मत करें अपना काम, वो काम करें जिससे 100% आपको रिजल्ट अच्छा ही मिले। तो अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ऑर्गेनाइज द कलर ऑफ कैप्स ऑफ प्रीफेक्ट्स ऑफ वेरियस स्कूल इन फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि जो स्कूल के जो प्रीफेक्ट्स होते हैं ना, प्रीफेक्ट्स आप समझते हैं जस्ट लाइक जो जिनको जो है मॉनिटर आप कह सकते हैं, ठीक है ना, मॉनिटर। लेकिन ये कि प्रीफेक्ट ये होता है कि स्कूल का प्रीफेक्ट होता है, जैसे मॉनिटर तो सिर्फ एक क्लास का होता है ना, तो इसी तरह से प्रीफेक्ट्स क्या होता है वो स्कूल के होते हैं, यानी जो भी स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती है उसको ऑर्गेनाइज करना, इसमें हेल्प करवाना, ठीक है, ये तमाम काम प्रीफेक्ट्स के होते हैं। तो आप बेहतर समझते हैं बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में कि प्रीफेक्ट्स किसे कहते हैं। प्रीफेक्ट्स के कैप्स के कलर इधर ऑर्गेनाइज करने के लिए हमसे कहा गया है और फ्रीक्वेंसी टेबल हमें ड्रॉ करना है जिसमें हमें कॉलम सिर्फ
फ्रीक्वेंसी तक बनाना है। तो क्या जब क्वेश्चन में आपसे ना कहा जाए कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करें या फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फाइंड करें, तो आप फिर उसका कॉलम भी नहीं बनाएंगे। अगर आपसे सिर्फ इतना कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए, तो फ्रीक्वेंसी टेबल सिर्फ फ्रीक्वेंसी तक ही बनता है, ठीक है। इससे आगे आपको कोई भी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए डाटा जो है हमारे पास स्कैटर्ड फॉर्म में था, यानी कहीं कहीं कोई ब्राउन लिखा हुआ था, कहीं ब्लैक लिखा हुआ था, तो जाहिर है कि उनको काउंट करना और उनको फिर यहाँ पर मैनेज करके लिखने में काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। 90% चांसेस था अगर हम इसको अरेंज ना करते डाटा को कि हमारी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती, कोई ना कोई देखिए उसमें मिस हो जाता है टैली मार्क लगाते वक्त, तो फिर क्या होता है कि आपका पूरा क्वेश्चन उससे रॉन्ग हो जाता है। तो बेहतर है कि पहले डाटा को अरेंज कर लिया जाए। तो मैंने भी यहाँ पर डाटा को अरेंज कर लिया है। डिफरेंट कलर्स इसमें शो किए गए, रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ये तमाम इसमें कलर इंक्लूड है। तो अब इन कलर्स को मैंने अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि मैंने पहले रेड रखा है तो आप भी रेड ही रखें, आप कोई भी रख सकते हैं। आप ब्लू पहले रख सकते हैं, ब्लैक पहले रख सकते हैं, ग्रीन पहले रख सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। यहाँ पर अब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सारे रेड कलर को पहले एक साथ रख लिया, फिर ब्राउन को रख लिया, फिर ग्रीन को एक साथ रख लिया, फिर इस तरह से ब्लू को मैंने सब एक साथ इकट्ठा कर लिया और फिर लास्ट में मैंने ब्लैक को रख लिया, ठीक है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मुझे काउंट करना इजी हो जाए इन कलर्स को, ठीक है, मैं इजीली इनको काउंट कर सकूं। तो अब यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 कॉलम्स बनाने हैं फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए। नंबर 1 कॉलम जो मैंने बनाया है वो कलर्स ऑफ कैप्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो है कलर्स की बात हो रही है, किसके कलर की बात हो रही है, कैप्स के कलर की। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे कलर्स ऑफ कैप्स, सेकंड हमारा टैली मार्क्स का हो जाएगा और थर्ड हमारा फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पर डिफरेंट कलर जो यूज किए गए हैं, पहला मैं यहाँ पर रेड ले रही हूँ, क्योंकि मैंने रेड लिखा हुआ है। आप जिस कलर को भी शुरू में लेंगे आप वो कलर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेड ले लेती हूँ। दूसरा कलर ब्राउन है, सेकंड हम ब्राउन ले लेते हैं। फिर ग्रीन है, तो चलिए भाई थर्ड हम ग्रीन ले लेते हैं। उसके बाद ग्रीन के बाद ब्लू कलर है, और फिर लास्ट में मैंने ब्लैक लिया हुआ है, ठीक है। यहां पर आप सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लीजिएगा। यहां से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब हमें क्या करना होता है क्लास, हमें टैली मार्क्स का कॉलम फिल करना होता है। किस तरीके से हम इसमें लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है, मार्क्स लगाते हैं इसमें 1 1 2 3, ये सब लाइनिंग आप शुरू से बताती आती हूँ। 5 5 के इसमें हम बंडल बनाते जाएंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पर पहले हम रेड कलर को काउंट कर लेते हैं कि रेड कलर जो है वो डाटा में कितनी टाइम्स आया है, कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है। तो 1 2 3 4 टाइम्स आया, तो हम यहाँ पर 4 लाइन्स बना लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से ब्राउन देख लें, यहाँ पर ब्राउन कितनी बार आया है, 1 2 3 टाइम्स है, ठीक है, ब्राउन है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 लाइन्स आ जाएंगी। फिर आगे ग्रीन कलर जो है वो कितनी बार आया है डाटा में, तो काउंट कर ले, 1 2 3 4 टाइम्स है, यहाँ पर 4 लाइन बन जाएंगी। उसके बाद ब्लू देख लीजिए कितनी दफा है, 1 2 3 4 टाइम्स, यहां भी 4 लाइन्स। फिर लास्ट में ब्लैक है, तो ब्लैक कलर देख लेते हैं कि कितनी दफा है डाटा में, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो हम 5 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4, और 5th लाइन आपको पता है कैसे बनती है, ऐसे, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, हम इन लाइन्स को काउंट करने के बाद नंबर्स की शक्ल में लिखेंगे, नहीं नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, फ्रीक्वेंसी मेरी 4 हो जाएगी। 3 लाइन्स है, फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। ये 4 है, 4 हो जाएगी, फिर 4, उसके बाद 5। अब इन्हें काउंट कर ले, टोटल फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं हम कितनी आई है, 4 + 3, ठीक है, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 में 4 प्लस करेंगे 15, और 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। तो टोटल फ्रीक्वेंसी मेरी आ गई है 20। अच्छा क्लास, जब आप यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया करें ना,
ये तो खैर एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी का टोटल आप फाइंड कर लिया करें तो एक बार अपने डाटा को काउंट कर लिया करें कि क्या वो भी 20 है। तो अगर ये 20 है और जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल 20 आ रहा है, मीन्स कि आपने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अब ये 20 आया ना, तो आप डाटा को आखिर में काउंट जरूर कर लिया करें एक बार कि कोई मिस तो नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, परफेक्ट। इसका मतलब कोई भी वैल्यू हमारी मिस नहीं हुई। जितना भी डाटा में दिया हुआ था वो सब के सब हमने अपने फ्रीक्वेंसी टेबल में काउंट कर लिया है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर हमें चूंकि बस इतने ही कॉलम बनाने के लिए कहा गया था, इससे आगे कॉलम बनाने की नीड इसमें नहीं है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।